नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायुगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र यानी ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी जो मानव तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो काम कैसे करता है। अभी तो हमने ये पढ़ा कि इसके क्या पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के नाम जाने, लेकिन हमने न्यूरॉन की संरचना वगैरह के बारे में नहीं जाना है। इस वीडियो में हम तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि वो काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजी में एक शब्द होता है कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके सभी ऑर्गन जो हैं वो सामान्य स्थिति से अलग बिहेव करने लग जाते हैं, अलग व्यवहार करने लग जाते हैं। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे मान लो आपके साथ ये वाली स्थिति हो जाए कि आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? पहले उसको देखेंगे। ये हमने यहाँ पर देखा उसको। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर जाती है? हमारे ब्रेन के पास जाती है। ये हमारा ब्रेन है। अब ये ब्रेन के पास जाती है कौन से लोब में? ऑक्सीपिटल लोब में। हमने पढ़ चुके हैं ऑक्सीपिटल लोब में जाती है इंफॉर्मेशन। यहाँ से ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमें पता है, हमने जो क्रिटिकल नर्व के बारे में जान लिया था उसमें हमने जाना था जो मस्तिष्क से एक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है? जो हम आंखों से देखते हैं वो सेंसरी ऑप्टिकल जो लोब होती है वहां तक लेके जाता है। अब यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन्स होते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं और कमांड निकालते हैं। कमांड क्या निकालते हैं? हमें भगना चाहिए, यानी जो कुत्ते पीछे पड़े हैं तो हमें भगना चाहिए। तो वो कमांड कहाँ पर जाती है? हमारी मसल्स के पास, पैर की मसल्स के पास, और जो मसल्स हैं जो हमें भागने में सहायता करते हैं उन मसल के पास जाएगी। अब हमारी जो मसल्स हैं वो जल्दी जल्दी काम करने लगेंगी क्योंकि हमें तेज भागना है। तो तेज भागना है तो हमारी मसल्स जो है वो जल्दी जल्दी काम करेंगी। तो इनको काम करने के लिए हमें पता है क्या जरूरत होती है? इनको काम करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। एटीपी हमारा क्या होता है? एनर्जी पैकेट्स होते हैं। यानी जो भी हम एनर्जी लेते हैं, जैविक ऊर्जा खर्च करते हैं श्वसन में, कोई भी काम हो हमारा, जब हम जैविक ऊर्जा खर्च करते हैं तो वो जो जैविक ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में खर्च होती है और एटीपी के रूप में ही संग्रह होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी निर्माण करता है। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस कहते हैं। वो क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है। अब जैसे हम भग रहे हैं तो हमारी मसल्स को ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत होती है, तो वो एटीपी है वो खर्च होने लग जाती है। अब नई एटीपी बननी चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा देर तक दौड़ते रहते हैं तो एटीपी की आवश्यकता होती है मसल्स को। तो अब क्या होगा? एटीपी किससे बनती है हमें पता है, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। जो ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है वो आपस में क्रिया करते हैं किसके अंदर? कोशिका के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब यहाँ पर कोशिकीय श्वसन में होता है, यानी जो मसल्स की जो सेल्स होती हैं, ये मसल्स हैं, इनकी सेल्स हैं, इन सभी सेल्स में क्या होता है? यहाँ पर ये वाली क्रिया होती है, यानी ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है वो बनने लग जाती हैं, यानी उनका दहन होने लग जाता है। वो आपस में क्रिया करने लग जाती हैं और निर्मित करती हैं एटीपी। अब ये एटीपी निर्मित हो गई और ये एटीपी कहाँ पर लग जाती है? उन मसल्स में लग जाती है। ठीक है, ये समझ में आया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जल्दी जल्दी आएंगे। अब हमारी मसल्स को बहुत ज़्यादा एटीपी की आवश्यकता है, तो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो भी ज़्यादा मात्रा में दहन होंगे, यानी ज़्यादा मात्रा में दहन होंगी। तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल आ रही है वहाँ से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो आवश्यकता जब ज़्यादा होती है तो हमारा जो हृदय है, दिल है हमारा, वो क्या करता है? जल्दी जल्दी रक्त प्रोवाइड करता है, यानी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो पहला काम तो होता है हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब हमारे पीछे कुत्ता पड़ता है, यानी ये वाली स्थिति होती है, तो इसमें क्या होता है? जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके साथ ही जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो भी बढ़ जाता है। बीपी कैसे बढ़ता है? जैसे ये बीपी हम मान लेते हैं। बीपी कैसे बढ़ता है? हमारी जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिनी पाई जाती है,
उनमें संकुचन होने लग जाता है, वो पतली हो जाती हैं। तो उनके कारण जो बीपी है वो बढ़ जाता है। वो पतली क्यों होती है? ताकि जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है वो जल्दी से मसल्स के पास पहुंच जाए, तो हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। उसके साथ ही हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, यानी ग्लूकोज तो आ रहा है जब हार्ट बीट जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन भी जा रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन हम लेंगे ही नहीं तो कैसे जाएगा? तो इसके साथ ही जब ये क्रिया होती है तो इसमें हमारी सांस भी फूलने लगती है। सांस फूलना मतलब जो ब्रीथिंग रेट है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी तक आपको ये जो तीनों बातें समझ में आई कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और उसके साथ ही जो ब्रीथिंग रेट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। और जब ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगी तो हमारी जो ब्रोंकियोज हैं, हमने श्वसन तंत्र में पढ़ाया था, जो विंड पाइप होती है वो किससे बनी होती है? ट्रैकियो से। यानी वो विंड पाइप किससे बनी होती है? ब्रोंकियोल से बनी होती है। तो हमारा जो ब्रोंकियोल है वो भी बढ़ जाएगा, उनमें भी इंक्रीजन हो जाएगा। यानी जब सांस जो जगह है, जब ब्रीथिंग रेट ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारी सांस की जो नली है वो भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो स्थिति होती है इसको हम बायोलॉजी में एक शब्द देते हैं, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। अब ये जो सभी क्रियाएं हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? समन्वय। यानी ये सभी जो क्रियाएं हैं वो एक साथ हो रही हैं, समन्वय में हो रही हैं। और ये किसके कारण होती हैं? हमारा जो ब्रेन है, हमने कल बताया था क्रेनिकल नर्व के बारे में। क्रेनिकल नर्व के बारे में हमने पढ़ा था कि क्रेनिकल नर्व में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नर्व होती है वो कौन सी होती है? वेगस नर्व होती है, जो कहाँ से निकलती है? मेडुला ओब्लांगेटा से निकलती है। और ये क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक का काम करती है। यानी जो हार्ट बीट है, हार्ट के पास जो डायफ्राम है, ब्रीथिंग रेट को बढ़ाने के लिए डायफ्राम, ब्रोंक्यूल्स को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, वो बीपी को बढ़ाने के लिए रक्त वाहिकाओं में जो टिश्यूज पाए जाते हैं उनके लिए काम करती है। तो ये वेगस जो है वो सभी जगह फैली हुई होती है और ब्रेन के हिसाब से ये काम कर लेती है। तो ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेशन स्टेट किसे कहते हैं, समन्वय किसे कहते हैं। जब हमारा सारा सिस्टम बहुत जो सामान्य स्थिति है उससे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाती है, और ब्रोंकियोल जो है वो डिस्प्रेशन करने लग जाते हैं, शिथिलन करने लग जाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जब हमारे पीछे कुत्ता लग जाता है तो क्या होता है? जो हमारी हार्ट बीट, बीपी, ब्रीथिंग रेट और ब्रोंकियोल्स हैं वो सभी बढ़ जाती हैं। तो ये उदाहरण तो था आपको कोऑर्डिनेशन समझाने का, यानी जो कोऑर्डिनेशन स्टेट थी उसको समझाने का, कोऑर्डिनेशन कहते किसे हैं, समन्वय कहते किसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये कोऑर्डिनेशन स्टेट होती क्यों है, यानी हार्ट बीट, बीपी कैसे बढ़ जाते हैं, यानी जो ये मसल्स हैं ये इंक्रीजिंग कैसे हो जाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो दो फैक्टर्स के कारण होता है। एक तो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब तो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। अब इन दोनों को इस वीडियो में समझाने के लिए इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे एक सिंपल सा उदाहरण लेकर हम इन दोनों को समझ सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन आती कैसे है। जैसे हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, वही उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया, अब हमें हार्ट बीट इंक्रीज करनी है। हमें पता है कोऑर्डिनेशन स्टेट में क्या होता है, हमारी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब हार्ट बीट जब इंक्रीज करनी है, यानी कोऑर्डिनेशन स्टेट लानी है, तो ये दोनों काम करेंगे। अब हम दोनों समझ लेते हैं काम कैसे करते हैं। जैसे ये हमारा हार्ट है, और अब यहाँ पर क्या कमांड आई है? यहाँ पर कमांड आई है, हमने जो देखा है वो किस में गई है? ऑक्सीलेशन लोब में गई है, जो लास्ट का ब्रेन का लोब होता है उसमें गई है। अब वहाँ से कमांड निकली है कि हमारे जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज करना है। अब ये दोनों जो सिस्टम है वो काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। जैसे ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के नीचे क्या पाया जाता है? पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा। अब हमें पता है जो भी ऐसे काम होते हैं, यानी जो प्रतिवर्ती क्रिया का काम होता है वो कौन करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। अब मेडुला ओब्लांगेटा में हमने पढ़ा था यहाँ पर एक वेगस नर्व पाई जाती है,
अब ये वेगस नर्व कहाँ पर जाती है, हार्ट के पास जाती है और यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है, एड्रेनलिन। इसको हम करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, एड्रेनलिन। ये कौन रिलीज करता है, वेगस नर्व रिलीज करती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर जब एड्रेनलिन हार्मोन आ जाता है तो हार्ट में जो हमने पढ़ा है ऐसे नोड पाया जाता है जो सिग्नल प्रोवाइड करता है हार्ट को शीतलन और अनुशीतलन करने के लिए। जो सिग्नल प्रोवाइड करता है वहां पर जाता है और उस पर कमांड देता है कि अपने सिग्नल ज़्यादा प्रोवाइड करो। तो वहाँ पर जो ऐसे नोड होता है वो सिग्नल ज़्यादा प्रोवाइड करता है जिससे हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिस्टम, यानी जो नर्वस सिस्टम था वो क्या काम कर रहा था। अब अगर इस उदाहरण की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, जो वेगस नर्व है यानी जो नर्वस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हमारी हार्ट बीट को इंक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की यानी एंडोक्राइन सिस्टम की। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, जैसे अब ये स्थिति आती है तो हमारा किडनी जो होती है, वृक्क होता है, उसके ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये इस पर मुकुट के समान होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर मुकुट के समान होती है। इस ग्रंथि का नाम क्या होता है, इस ग्रंथि का नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि, यानी वृक्क के ऊपर पाई जा रही है, या फिर इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो अब इसमें क्या होता है, यहाँ से एक और नर्व निकलती है और ये जाती है नर्व इसके पास, इस ग्रंथि के पास। अब ग्रंथि को कमांड बन गई है कि ये ग्रंथि जो है इसको अपना जो सीक्रेशन है वो करना पड़ेगा। तो ये ग्रंथि क्या करती है, अपना सीक्रेशन करती है। और सीक्रेशन कहाँ पर करती है, हमें पता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हमेशा हार्मोन रिलीज करती है। तो ये अधिवृक्क ग्रंथि जो है एड्रेनल हार्मोन रिलीज करेगी। अब ये एड्रेनल हार्मोन हमें पता है सीधे कोई भी नलिका के माध्यम से नहीं जाते हैं, ये किस में डाल दिए जाते हैं, रक्त में डाल दिए जाते हैं, यानी रक्त में डाल दी गई। अब ये रक्त वाहिनी पूरे जगह पर जाती है, हमारे पूरे शरीर में जाती है और इसका मतलब यहाँ पर हार्ट में भी जाएगी। तो हार्ट में ये जो हार्मोन है इस रक्त कोशिका के अंदर, यह हार्मोन हार्ट पर अटैक करेगा या फिर हार्ट को कमांड देगा कि अपना जो एसए नोड है उसको सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए कमांड दो। तो यहाँ पर जो एड्रेनल हार्मोन है वो भी क्या करता है, एसए नोड को कमांड देता है कि सिग्नल जल्दी प्रोवाइड करो। तो ये जो हार्ट बीट इंक्रीज करने की बात है, अब हम समझो एक बार फिर से समझते हैं। जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है वो दो सिस्टम से कंट्रोल होती है। एक तो हमारा होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का मतलब तो क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र है वो। अब पहले नर्वस सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमें कोऑर्डिनेशन स्टेट में हमें पता है हार्ट बीट इंक्रीज होती है। तो हम अगर हार्ट बीट इंक्रीज करने की बात करें तो एकदम से जब ऑक्सीपिटल लोब में जब कमांड जाती है तो वहां पर क्या होता है, कमांड निकलती है और ये जाती है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा से निकलती है वेगस नर्व और ये कहां पर जाती है, हार्ट के पास। अब ये क्या करती है, एड्रेनल हार्मोन रिलीज करती है जिससे हमारा जो एसए नोड है वो जल्दी सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला सिस्टम कि हम जो कोऑर्डिनेशन स्टेट है उसको लाने के लिए हम तंत्रिका तंत्र को काम ले लिया। अब दूसरे समझ लेते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी जो तंत्र है उसके बारे में। अब यहाँ से एक और नर्व निकलती है, वो किस कहाँ पर जाती है, किडनी के ऊपर जो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है, वहां पर कमांड देती है। वो ग्लैंड अपना सीक्रेशन डाल देती है यानी हार्मोन को डाल देती है रक्त वाहिनी के अंदर यानी ब्लड वेसल के अंदर। अब ये रक्त वाहिनी के अंदर ये हार्मोन हो गई। अब ये रक्त वाहिनी पूरे शरीर में घूमती है, ये रक्त पूरा शरीर में घूमता है और जहां पर इसको जाना है, जैसे हार्ट के पास जा रही है तो वो हार्ट में यदि उस हार्मोन को जाना है तो हार्मोन जो है वो हार्ट पर अटैक कर देगा यानी हार्ट पर चला जाएगा। अब वो ऐसे नोड को कमांड देगा कि अपने जो सिग्नल है वो जल्दी प्रोवाइड करो। तो ये अपना सिग्नल जो है वो जल्दी प्रोवाइड करता है जिसके कारण हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं जो हार्ट बीट है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। एक तो हमारा नर्व जो वेगस नर्व है वो, और एक हो गया हमारा हार्मोन। यानी दो तंत्र काम कर रहे हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र है, एक अंतःस्रावी तंत्र। अब हमें मेनली बात करनी है आज नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में वैसे भी हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। नर्वस सिस्टम हमें पता है किससे मिलकर बना होता है। जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, हमारे सीएनएस और पीएनएस से। यानी सीएनएस और पीएनएस किससे मिलकर बने होते हैं, हमें पता है सीएनएस और पीएनएस हैं वो नर्वस टिश्यू के कारण मिलकर बने होते हैं।
यानी कोई भी जो ऑर्गन है, जैसे अगर हम मसल की बात करें तो मसल जो ऑर्गन है वो किससे मिलकर बना होता है, मस्कुलर सेल से मिलकर बना होता है। उसी तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सीएनएस पीएनएस है, वो किससे मिलकर बने होते हैं, नर्वल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, तंत्रिका ऊतक से मिलकर बने होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तंत्रिका ऊतक या फिर नर्वल सिस्टम। नर्वल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, नर्वल टिश्यू से मिलकर बना होता है। अब कोई भी जो टिश्यू होता है हमें पता है वो टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, यानी ऊतक किससे मिलकर बना होता है, समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं से। यानी ऐसी सेल्स जो एकदम सेम टू सेम वर्क करती हो उनके समूह को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो अब सीधी सी बात है, ये नर्वल टिश्यू किससे मिलकर बना होगा, नर्वल सेल से यानी न्यूरॉन से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नर्वल टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से, यानी नर्वल सेल से, यानी तंत्रिका कोशिका से। और तंत्रिका कोशिका को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा नर्वल टिश्यू है वो न्यूरोग्लिया से भी बना होता है, यानी अकेला न्यूरॉन से नहीं मिलकर बना होता है। इसमें हमने कहा समान कार्य संपादित करने वाले, यानी जो न्यूरोग्लिया है वो भी न्यूरॉन की तरह ही होगी। अब ये अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके पूरे समूह को हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें न्यूरोग्लिया की, तो न्यूरोग्लिया में सबसे इंपॉर्टेंट सेल है हमारा स्वान सेल। आपने नाम भी कई बार सुना होगा, स्वान सेल। अभी हम न्यूरॉन और स्वान सेल के बारे में जानेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूरॉन और स्वान सेल के बारे में। तो पहले हम यहाँ पर न्यूरॉन की संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। न्यूरॉन की संरचना होती कैसी है। तो जो सामान्य कोशिका होती है हमारे शरीर की, कोई भी सामान्य कोशिका होती है वो कैसी होती है, अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, इस तरह की होती है। लेकिन हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र में जो सेल पाई जाती है न्यूरॉन, वो इस तरह की बिल्कुल नहीं होती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना होती है, सेल बॉडी होती है, उस पर अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स होती हैं वो लगी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ अजीब सी स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अब ये स्ट्रक्चर किसके कारण होती हैं, तो पहले स्ट्रक्चर के नाम के बारे में याद नहीं करते हैं, अब यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो ये हो गई हमारी जो तंत्रिका कोशिका है, यानी न्यूरॉन है, उसकी सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी में कुछ अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स होती है वो लगी हुई होती है, उंगलीनुमा उभार होते हैं, या फिर इन्हें हम धागे भी कह सकते हैं। तो इन धागों को हम कहते हैं डेंड्राइड्स। इनको हम कहते हैं डेंड्राइड्स। जैसा कि हमने जाना था कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक कोशिका होती है। अब ये जाती है आगे, यहाँ पर इसके जो सिनेप्सिस हैं वो फैले होते हैं, और यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है। अब यहाँ से जो इंफॉर्मेशन आती है वो यहाँ पर आती है। अब इसके बाद में जो दूसरी तंत्रिका कोशिका है उसके अंदर डल जाती है। इसके बारे में पढ़ा, लेकिन अभी तक ये नहीं पढ़ा कि ये जो कोशिका या फिर जो संवेदना या फिर जो कमांड आ रही है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कैसे चली जाती है। तो यहाँ पर इनकी डेंड्राइड्स पाए जाते हैं। ये तो क्या करते हैं, इन कमांड को लेते हैं, यहाँ से जो सूचना जा रही है वो यहाँ पर जाती है। अब दूसरी जो कोशिका है उसके ये जो डेंड्राइड्स हैं ये इसको कैच करते हैं। तो यहाँ पर ये जो डेंड्राइड्स हैं ये क्या करेंगे, सिग्नल को लेने का काम करेंगे। अब हमें पता है ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी है इसका मतलब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाएगा, यानी साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म दर्शा देते हैं इसको। ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये ओनली सेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, यानी जो बीच में है उसमें नहीं होता। इसके साथ ही जो डेंड्राइड्स हैं, ये धागेनुमा जो स्ट्रक्चर हैं जो सिग्नल लेते हैं, इनके अंदर भी होता है। अब ये यहाँ पर हमने जीवद्रव्य बना लिया, इसके अंदर जीवद्रव्य होगा। ये जीवद्रव्य ओनली सेल बॉडी में नहीं, इसके जो साइड साइड में धागे हैं उनमें भी होगा, यानी जो डेंड्राइट जो सिग्नल लेते हैं उनमें भी होगा। अब यहाँ पर लास्ट में पाई जाती है एक स्ट्रक्चर
एक मोटी रस्सी होती है, यानी मोटी रस्सी जैसी होती है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सोन। हमने पढ़ा ये तंत्रिका कोशिका होती है, इसमें ये तो सेल बॉडी होती है, और ये लंबा जो रस्सीनुमा भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। ये तो ग्रे मैटर का होता है और ये होता है वाइट मैटर का। अभी हम समझेंगे ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्यों होता है। अभी हम संरचना के बारे में जान लेते हैं। अब ये एक्सोन है, ये आगे जाकर ब्रांचेज में टूट जाता है। यहाँ पर जो एक्सोन है उसकी ब्रांचेज बन जाती हैं। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं एक्सोन ब्रांचेज, यानी जो तंत्रिकाक्ष है उसकी ब्रांचेज बन गई हैं। तो ये आपको समझ में आया। अभी तक हमें क्या बताया, जो सेल बॉडी है वो एक साइड पाई जाती है, उसके ऊपर धागे लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सिग्नल को लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद में ये जो सूचना आती है ये कहाँ पर जाती है, दूसरी तंत्रिका के पास। तो यहाँ पर बीच में एक रस्सी लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से सूचनाएं जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, यानी तंत्रिकाक्ष। अब ये तंत्रिकाक्ष आगे जाकर अपनी अलग अलग ब्रांचेज में टूट जाते हैं, यानी एक्सोन ब्रांचेज का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्सोन ब्रांचेज। अब ये जो साइटोप्लाज्म है जो इस सेल बॉडी के अंदर है, यही साइटोप्लाज्म किसके अंदर होगा, एक्सोन के अंदर भी होगा। तो यहाँ पर हम एक्सोन में भी साइटोप्लाज्म भर देते हैं, और यहाँ पर इसके अंदर यानी जो एक्सोन ब्रांचेज हैं उनमें जब वो एक्सोन ब्रांचेज टूटेंगी तो उनके अंदर भी हमारा जो साइटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, वो उपस्थित होगा। अब ये हमारी बॉडी की सेल है, तो इसमें क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस होना चाहिए, यानी केंद्रक होना चाहिए। तो जो केंद्रक होता है वो हमेशा सेल बॉडी में होता है। यहाँ पर ये जो सेल बॉडी है इसके बीच में होता है हमारा केंद्रक। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस। तो ये वाली जो संरचना है ये तो आप 8वीं 9वीं में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसकी जो सूचना का आदान प्रदान करने की जो कार्य विधि है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो डेंड्राइट होती है, सेल बॉडी होती है, इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। यहाँ पर ये कण कहाँ पर भी होंगे, डेंड्राइट्स में भी होंगे, इस तरह से। इनको हम कहते हैं निसेल ग्रेमिनल। अब यहाँ पर क्या होता है, इस न्यूरॉन में यहाँ डेंड्राइट से सूचना घुसती है अंदर, और ये चली जाती है एक्सोन के अंदर, और ये एक्सोन ब्रांचेस, और लास्ट में जाकर सिनेप्सिस करती है। और सिनेप्सिस से क्या होता है, यहाँ पर दूसरी तंत्रिका कोशिका पड़ी होती है, उसकी सेल बॉडी पड़ी होती है, उसके डेंड्राइट्स यहाँ तक आते होते हैं, और ये यहाँ से जो सूचना है वो उसके पास चली जाती है। लेकिन ये जो सूचना होती है, हमें पता है कोई भी सूचना वगैरह है वो किसकी तरह होती है, जैसे हम वायर की बात करें तो वायर में जो चार्ज जाता है, यहाँ से जो उधर इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो किसके कारण जाती है, हमारा जो चार्ज पार्टिकल होता है के मूवमेंट के कारण होता है। यानी जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, वो वायर के इस सिरे से इस सिरे तक जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। इसी तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है उसमें भी क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल होता है वो डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ जाता है, यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो जाता है, उसके साथ ही सूचनाएं भी जाती हैं, संवेदनाएं या फिर कमांड जो हैं वो जाती हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, निसेल ग्रेमिनल। ये निसेल ग्रेमिनल होते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है, जो बड़े एग्जाम्स होते हैं नीट वगैरह उसमें पूछ लिए जाते हैं कि जो निसेल ग्रेमिनल हैं उनका केमिकल फॉर्मेशन क्या है, यानी जो केमिकल उसका अगर हम संगठन की बात करें यानी रासायनिक संगठन की बात करें तो वो क्या होता है। तो जो निसेल ग्रेमिनल होते हैं वो किससे मिलकर होते हैं, हमें पता है जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है, यानी जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है, उस पर यदि राइबोसोम लगे हुए होते हैं तो वो कैसी हो जाती है, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। हमें पता है केंद्रक में पाई जाती है वो अंतःपृथ्वी जालिका। यदि उस पर राइबोसोम लगे हुए तो वो कैसी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी खुरदरी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं RER, यानी रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। और इसके साथ ही फ्री
जो राइबोसोम है वो भी होते हैं। तो जो निसेल ग्रेमिनोल होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर गति करते हैं, जो ये सूचनाओं को लेकर जाते हैं, वो कौन होते हैं? हमारी जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, यानी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका होती है, और उसके साथ ही जो राइबोसोम होते हैं, फ्री राइबोसोम होते हैं, जो किसी के साथ जुड़े नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निसेल ग्रेमिनल कहते हैं। तो यहाँ तक की बात समझ में आई कि जो तंत्रिका कोशिका है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और उसमें जो निसेल ग्रेमिनल होता है उसका रासायनिक संगठन क्या होता है। अब ये रासायनिक संगठन यानी ये सूचनाओं को लेकर जाएगा, और ये जाएगा सीधा जो एक्सोन ब्रांचेस होते हैं वहां पर। अब जो एक्सोन ब्रांचेस होते हैं उनके लास्ट में एक यहाँ पर फुली स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब्स। सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। सिनेप्टिक नोब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर दूसरे पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी तंत्रिका कोशिका है, इसकी सेल बॉडी होगी, और यहाँ पर उसके जो डेंड्राइड्स हैं वो निकले हुए होंगे। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो स्थान होता है, यानी जो दूसरी तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्राइड होता है और पहली कोशिका का जो एक्सोन ब्रांचेस होता है, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। उसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहते हैं। और जो एक्सोन ब्रांचेस के लास्ट में जो सिनेप्सिस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। तो ये समझ में आया, सिनेप्टिक नोब्स होते हैं। अब ये जो सिनेप्टिक नोब्स होते हैं इनके अंदर वेसल्स होती है, यानी बोतल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें कुछ भरा होता है। इनको हम क्या कह सकते हैं? इन जो बोतल लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसल्स। यानी जो सिनेप्टिक है, सिनेप्टिक नोब्स है, उसमें बोटल्स पाई जाती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है, यानी भरा होता है। और इन बोटल्स को हम क्या कहते हैं? सिनेप्टिक वेसल्स कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है? ये जो एक्सोन्स हैं यहाँ पर, ये जो निसेल ग्रेमिनेल हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं? अंतःपृथ्वी जालिका, खुरदरी पृथ्वी जालिका, और क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। अब हमें पता है राइबोसोम जो होते हैं और खुरदरी पृथ्वी जालिका होती है वो क्या करती है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। तो यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होगा, यानी जो तंत्रिका कोशिका है वो आपको याद रखना है प्रोटीन का निर्माण ज़्यादा करती है। प्रोटीन का निर्माण ज़्यादा क्यों करती है? क्योंकि इसमें निसेल ग्रेमिनेल होते हैं। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तंत्रिका कोशिका निर्मित करती है, तो उसमें आएगा आंसर प्रोटीन। अब ये जो निसेल ग्रेमिनेल है, अब इनको हम बाहर फेंक दें तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर फेंक देंगे तो फिर बाद में जब सूचना आएगी तो वो कैसे जाएंगी? तो ये जो निसेल ग्रेमिनेल होते हैं ये केवल सूचनाओं को लेकर जाते हैं, आगे अंदर दूसरी कोशिका में नहीं घुसते हैं, इसी कोशिका में रहते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो निसेल ग्रेमिनेल होते हैं जब यहाँ पर आते हैं, सिनेप्सिस नोब्स के पास आते हैं, तो ये जो सिनेप्सिस बोतल होती हैं, वेसल्स होती हैं, इनको धक्का मारते हैं। तो ये जो बोतल है ये बिल्कुल इसकी परिधि की ओर आ जाते हैं, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बिल्कुल पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है। जैसे अलग कलर से दर्शा देते हैं इनको, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर आ गया, सिनेप्सिस में आ गया, यानी इसके अंदर जो सूचना थी वो तो कैसी थी? इलेक्ट्रिक सूचना थी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे चार्ज हो एक पार्टिकल वैसे जाता है, उसी तरह से इसके अंदर तो क्या थी? इलेक्ट्रिक जो सूचना थी वो थी। अब जब बाहर जाती है तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सूचनाओं को लेकर जाता है। तो यहाँ पर जो सूचना होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक सूचना कह सकते हैं, या फिर उसको हम कहते हैं केमिकल सिग्नल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो तंत्रिकाएं होती हैं, ये जैसे तंत्रिका है, अब इसके अंदर यहाँ पर ये डेंड्राइट एक्सोन्स की ब्रांचेस हैं, ये हमारी दूसरी तंत्रिका है। अब जब इसके अंदर जो सूचना होती है, सिग्नल होता है, वो तो कैसा होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और जब यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो यहाँ पर जो सूचना होती है वो कैसी हो जाती है? वो हो जाती है केमिकल।
यानी न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, एक केमिकल है, और इसके अंदर जो सिग्नल थे वो कैसे थे, इसके अंदर जो सिग्नल थे वो थे हमारे निसेल ग्रेमिनेल के रूप में। अब ये जो केमिकल है ये किसके पास जाता है, यहाँ पर जो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं उनके पास जाता है। अब वो डेंड्राइट्स में जो निसेल ग्रेमिनेल हैं, इसके अंदर जो निसेल ग्रेमिनेल हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी सूचनाओं को एकत्रित करके यहाँ पर पहुँचाते हैं। तो इसके अंदर जो सूचना हो गई वो कैसी हो गई, इलेक्ट्रिक सूचना। यानी जब तंत्रिका कोशिका के अंदर जो सिग्नल होते हैं उनको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल, और यदि उनके जो एक्सोन ब्रांचेस होते हैं उनसे बाहर निकल जाए तो उन सिग्नल्स को हम कहते हैं केमिकल सिग्नल। तो अभी इतनी बात समझ में आई, जो अभी तक समझाया वो समझ में आई। अब हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जो एक्सोन होता है, तंत्रिकाक्ष होता है, इस पर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे लिपटी हुई होती हैं, ऐसे। उनके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, तो चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, इनको निर्मित करता है न्यूरोग्लिया। हमने पढ़ा है अभी, जो नर्वस टिश्यू है वो किससे मिलकर बना होता है, न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। अब ये न्यूरॉन हो गया, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो कौन सी होती है, न्यूरोग्लिया होती है। और न्यूरोग्लिया में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं सेल्स के। उनमें से जो स्वान सेल है, अभी हमने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल है स्वान सेल है, वो इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। जैसे हम यहाँ पर अगर स्वान सेल की बात करें, तो जैसे हम यहाँ पर एक बार स्वान सेल बना लेते हैं, तो जैसे मान लो ये हमारा स्वान सेल है। अब ये स्वान सेल ऐसा तो होता नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। ये हमारा स्वान सेल है। अब ये जो स्वान सेल है ये उसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। तो हम क्या करते हैं, इस स्वान सेल को लंबा खींच लेते हैं। मान लो ये हमारा पानी का गुब्बारा है। अब पानी का गुब्बारे को हमने यहाँ पर लंबा खींच दिया, तो हमारा जो स्वान सेल है वो हमारा लंबा हो गया। अब ये है हमारा स्वान सेल। अब जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो पूरे इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, यानी जो इसके अंदर गुब्बारे के अंदर पानी है वो पानी इस पूरे गुब्बारे के अंदर होगा जब हम इसको खींच के बड़ा कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस स्वान सेल को यहाँ से पिचकाने का काम करते हैं। यहाँ से ऐसे दबाव बनाते हैं, पिचकाते हैं, और ये यहाँ तक पिचका देते हैं। मान लो ऐसा होता है। अब इसमें क्या होता है, तो जो गुब्बारा है जिसमें इतना पानी है, तो इस पानी में क्या होता है, यहाँ से जब जितना पिचकाते हैं वहाँ से पानी निकल जाता है। यहाँ पर केवल जो गुब्बारा है उसकी लेयर बची रह जाती है। उसी तरह से हमारा जो स्वान सेल है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, और बीच में हमारा होता है साइटोप्लाज्म। यानी जब पानी के स्थान पर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, वो भी लिक्विड वो भी लिक्विड। और ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो गुब्बारे की तरह हो गई, यानी जो गुब्बारे की लेयर होती है वो हो गई। अब यहाँ पर जब हम निकाल देते हैं पानी तो यहाँ पर केवल गुब्बारे की लेयर बचती है। उसी तरह से जो स्वान सेल में से साइटोप्लाज्म निकाल देते हैं, तो जो स्वान सेल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें बिल्कुल भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ये हमारा स्वान सेल है, इसका जो सारा साइटोप्लाज्म है ये इस तरफ आ जाता है। अब इस स्वान सेल में हम क्या करते हैं, इस स्वान सेल में हम कुछ भरते हैं। ये जो खाली स्ट्रक्चर बची हुई है इसमें हम कुछ भरते हैं। हमारी जो बॉडी होती है एक वाइट मैटर बनाती है, वाइट सब्सटेंस बनाती है, उसको हम कहते हैं मेलेनिन। तो वो जो सब्सटेंस है वो भरती है स्वान सेल के ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर। अब ये जो कलर है ये कैसा होता है, वाइट कलर होता है, लेकिन हम यहाँ पर वाइट कलर दर्शा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हमने ब्लू भर दिया। ये ब्लू मान लो कैसा है, वाइट है। और साइटोप्लाज्म तो मेरे को पता ही है, साइटोप्लाज्म का कोई रंग नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब ये जो पदार्थ होता है इसको हम कहते हैं मेलेनिन। तो ये आपको याद हो जाएगा, मेलेनिन जो सब्सटेंस है वो वाइट कलर का होता है, हमारी बॉडी बनाती है, और उसको भरती कहाँ पर है, हमारा जो स्वान सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो खाली पड़ी हुई है वहाँ पर भर देती है। अब ये क्या करती है, ये अब हमारा स्वान सेल तैयार हो गया है। अब स्वान सेल को हम क्या करते हैं, जो तंत्रिका कोशिका है यहाँ पर जो एक्सोन्स पाए जाते हैं यहाँ पर हम धीरे धीरे लपेट देते हैं। जैसे अगर हम एक्सोन की बात करें, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लपेटते हैं, तो इसमें जो मेलेनिन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारा स्वान सेल है और ये हमारा इसका साइटोप्लाज्म है। अब इस स्वान सेल को ये जो मेलेनिन वाली परत है यहाँ पर, इसको हम लपेटना शुरू करते हैं इसके चारों तरफ। तो यहाँ पर हम इसको लपेट देते हैं।
कुछ इस तरह से हमने इसको लपेट दिया। तो इस तरह से जो भी श्वान सेल होते हैं वो तंत्रिकाक्ष के, जो तंत्रिकाक्ष होती है, एक्सोन होती है, उसके चारों तरफ इस प्रकार से लिपटे हुए होते हैं। अब ये जो लिपटी हुई है ये कैसी हो गई, वाइट कलर की हो गई। वैसे तो हमारा जो पूरा तंत्रिका कोशिका है वो कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है। यहाँ पर भी ग्रे, यहाँ पर भी ग्रे, यहाँ पर भी ग्रे। लेकिन इसके ऊपर जो एक्सोन होता है उसके ऊपर कुछ लिपटा हुआ होता है, उसके कारण वो वाइट हो जाता है। यहाँ पर मेलेनिन जो लेयर है, यहाँ पर ये मेलेनिन लेयर है, ये उसके चारों तरफ लिपटी हुई होती है। और हमें पता है मेलेनिन लेयर जो है वो वाइट कलर की होती है। तो इसके लिपटे हुए होने के कारण जो हमारा एक्सोन है वो वाइट कलर का दिखता है। अब ऐसा नहीं होता है कि हम एक स्वान ले रहे हैं, एक स्वान सेल ले रहे हैं, उसको ही लंबा बधाकर और उसको ही लपेटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर एक बार फिर से बना लेते हैं, ये हमारा एक्सोन हो गया। अब इसके चारों तरफ हमें स्वान सेल लपेटने हैं। तो स्वान सेल लपेटने के लिए हम यहाँ पर पहले माइलिन लपेटते हैं 2-3 बार, इस तरह से ये हमारा माइलिन लिपट गया है। अब नीचे इसके होता है हमारा स्वान सेल का साइटोप्लाज्म। तो अभी हमने साइटोप्लाज्म नहीं लपेटा है, अभी हमने क्या लपेटा है, केवल जो मेलेनिन पाया जा रहा था वहाँ तक लपेटा है। अब ये पाया जा रहा है। अब दूसरा अगर हम लपेटेंगे तो यहाँ से लपेटेंगे, तो ये हमने लपेट दिया है और इसके नीचे ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह से जो तंत्रिकाक्ष होती है उसके कुछ कुछ दूरी पर हमारे श्वान सेल लिपटे हुए होते हैं, उनके बीच बीच में कुछ स्थान पाए जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नोब्स ऑफ रेनवियर। अब इसको कैसे याद करें, इसको हम याद कर सकते हैं रणवीर से। जो रणवीर सिंह है वो श्वान सेल के बीच में जो एक्सोन का स्थान है वहाँ पर बैठा हुआ होता है। उसी तरह से अगर हम तीसरा एक्सोन बनाना चाहें तो तीसरा एक्सोन इस तरह से यहाँ पर हम बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कैसे होता है, जो एक्सोन्स होते हैं उस पर मेलेनिन जो लेयर होती है वो लिपटी हुई होती है और नीचे साइटोप्लाज्म लटकता होता है और उनके बीच के स्थान को हम कहते हैं नोब्स ऑफ रेनवीर। अब हमें पता है ये जो मेलेनिन है ये कैसे कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। यहाँ पर हम दर्शा नहीं सकते हैं तो यहाँ पर हमने ब्लू भर दिया, जैसे ये ब्लू भर दिया। अब मान लो ये वाइट कलर का है, तो ये जो वाइट कलर का यहाँ पर लिपटा हुआ होता है इसको हम कहते हैं मेलेनिन सीट। तो ये आपको समझ में आया, जो मेलेनिन है यानी जो श्वान सेल में जहाँ पर मेलेनिन भरा हुआ है वो यदि एक्सोन पर लिपटा होता हो तो उसको हम कहते हैं मेलेनिन सीट और उसके नीचे हमारा साइटोप्लाज्म लिपटा हुआ है। अभी हमने साइटोप्लाज्म को नहीं लपेटा है। अब मान लो हम साइटोप्लाज्म को भी लपेट देते हैं, तो साइटोप्लाज्म को यहाँ पर लपेट दिया। अभी हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। अब इसी गुब्बारों को कैसे भर देंगे, इसके लपेट देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हम दूसरा तंत्रिका बताते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो माइलिन सीट है वो है, ये हमारा माइलिन सीट लिपटा हुआ है, ये हमारा क्या है, माइलिन सीट है। अब हमारा जो नीचे साइटोप्लाज्म लटक रहा था इसको हम ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर कर देते हैं। अब हमें पता है जो ये साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड होता है, यानी ये फैल जाता है। तो जो दूसरा हमारा श्वान सेल होगा जो यहाँ पर लिपटा हुआ होगा, ये मेलेनिन सीट है और इसका साइटोप्लाज्म हम बना लेते हैं ये वाला। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, यानी फैलकर बिल्कुल जगह नहीं छोड़ते हैं। तो जो हमारा नोब्स ऑफ रेनवियर था वो भी ढक जाता है। अब हमको पता है साइटोप्लाज्म तो कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं। तो इनके अंदर जो माइलिन सीट होता है उसके अंदर जो वाइट कलर होता है वो वाइट कलर हमको बाहर से दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारे जो तंत्रिकाक्ष होता है उसके अंदर यहाँ पर ये जो एक्सोन्स होता है ये वाइट कलर के क्यों दिखता है, क्योंकि इसके चारों तरफ तो यहाँ पर बाहर बाहर तो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके अंदर पाई जाती है हमारी माइलिन सीट। और माइलिन सीट के कारण जो एक्सोन होता है वो वाइट कलर का दिखाई देता है। तो ये हम वाइट कलर भर रहे हैं, वाइट कलर तो नहीं भर रहे हैं, ये है हमारा ब्लू कलर, लेकिन मान सकते हो आप ये वाइट कलर है। तो हमारा जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका एक्सोन होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। अब यदि कोई पूछ ले वाइट कलर का क्यों होता है, तो आपने पढ़ लिया है वाइट कलर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो श्वान सेल पाए जाते हैं उसमें मेलेनिन वर्णक पाया जाता है जो हमारी बॉडी बनाती है।
तो इस तरह से एक तंत्रिका ये हो गई। आगे एक ही तंत्रिका है, इसकी भी समान संरचना होगी। इस तरह से हमारी जो तंत्रिका है उससे हमें पता चल गया कि सूचना कैसे जाती है और उसमें जो एक्सोन होते हैं वो वाइट कलर के क्यों दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।